नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम 2021 के लिए पर्यावरण अध्ययन के टॉप 15 प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोग इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और ऐसे ही प्रश्न हर बार सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लेते हैं और यह भी देखेंगे कि कैसे प्रश्नों को आप चारों विकल्पों से सबसे सही विकल्प को आप आसानी से पहचान सकते हैं और प्रश्न को सही कर सकते हैं। तो यह तरीका भी इसमें देखेंगे, आप लोग अच्छे से देखिए, सभी चीजें आपको समझ में आएंगी। पहला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यहां पे आपको बताना है कि क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का। चलिए, पहला है विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। बिल्कुल, यह तो सत्य कथन है। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों को जो जिज्ञासा है उसको बढ़ाना चाहिए, उसकी सृजनात्मकता को महत्व देना चाहिए, उसको जो है बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, यह तो सत्य है और यह उद्देश्य होना चाहिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का। दूसरा आपसे पूछ रहा है, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाली कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बच्चों को स्वयं उनको अनुभव प्रदान किया जा रहा है, उनके हाथों से कोई कार्य करवाया जा रहा है, इससे वह बहुत अच्छे से सीखेंगे। यह भी उद्देश्य होना चाहिए। आप कहेंगे यह भी सत्य है। चलिए, पहला और दूसरा तो बिल्कुल सत्य हो गया। तीसरा क्या है, यह देखते हैं। प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। बिल्कुल सत्य है। देखिए दोस्तों, बच्चों को आप प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच उनके जो संबंध हैं उनको पहचानने में प्रशिक्षित करना चाहिए, उनको समझने में उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए। तो यह तो सत्य है। चौथा क्या है, जो सत्य नहीं है दोस्तों, वह आपको बताना है। पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। यहां पे आपको एक कीवर्ड मिल गया होगा, निगेटिव कीवर्ड, सटीक और संख्यात्मक कौशलों का। तो ऐसे शब्द जहां पे बच्चों को आप सटीकता से सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, केवल आप संख्यात्मक कौशलों का विकास करना चाहते हैं, यह उद्देश्य आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही आपको इसमें बताना था दोस्तों कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो चौथा उद्देश्य आपका यह नहीं होना चाहिए कि बच्चों को आप केवल सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों हर बार सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से आप सभी प्रश्नों को समझेंगे तो सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, सब चीजें आपको समझ में आएंगी। चलिए, अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से आप देखिएगा। इसमें पूछा गया है कि 3 से 5 के लिए कौन सा विषय क्षेत्र संकलित है पर्यावरण अध्ययन के लिए। पहला है, विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को संकलित किया गया है, या पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, या केवल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं को, या पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की। तो यहां ध्यान रखिएगा दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में कक्षा 3 से लेकर 5 के लिए एक जो विषय क्षेत्र है उसमें आपको पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को शामिल किया गया है, अर्थात संकलित किया गया है। ठीक है, एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, एनसीएफ 2005 जो है वह पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक एक विषय के रूप में देखती है। ध्यान दीजिएगा, कक्षा 3 से 5 के तक जो है विषय के रूप में देखती है, लेकिन कक्षा 1 से और 2 तक जो है पर्यावरण विषय नहीं है। यह भी ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो है कक्षा 1 और 2 के बच्चों को पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को केवल भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन 3 से 5 के लिए है। चलिए, अभी आगे प्रश्न मिलेगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आप देखते चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के विषय में संदर्भ में सही है, आपको यह बताना है। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। क्या यह सत्य है? यह बिल्कुल असत्य कथन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 1 से 5 तक, 1 से 5 यहाँ पे कहा जा रहा है, 1 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन विषय नहीं है। 1 से 2 तक केवल पर्यावरण विषय को गणित और भाषा के माध्यम से सिखाया जाता है, जबकि यहाँ कोई विषय नहीं है कक्षा 1 से 2 में। 3 से 5 के लिए विषय है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा विकल्प क्या है, 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। यह बिल्कुल सत्य कथन है दोस्तों। कक्षा 1 से और 2 तक के जो बच्चे होते हैं
उनके लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, ना कि उनके लिए पर्यावरण अध्ययन कोई विषय या पाठ्यपुस्तक उनको नहीं दी जाती है। केवल गणित और भाषा के माध्यम से उनको पर्यावरण सिखाया जाता है। दूसरा कथन बिल्कुल सत्य है। और तीसरा क्या है देखते हैं। तीसरा है 2, 3, 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित में केवल 1 और 2 के बच्चों को पढ़ाया जाता है इसके माध्यम से। और चौथा है 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान द्वारा पढ़ाए जाते हैं। यह भी सत्य नहीं है। यह जो है 3 से लेकर 5 के लिए पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका केवल क्या सही है, केवल दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट है दोस्तों। इसको ध्यान में रखिएगा कि 1 से लेकर 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह क्या इंगित करता है, आपको बताना है। प्रश्न ध्यान से समझ लीजिए। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। अगर बच्चे को खोजने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है तो यह क्या इंगित करता है? क्या पर्यावरण अध्ययन को याद करके सीखा जाता है? यह गलत कथन है। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, यह भी गलत है। सूचनाओं के द्वारा नहीं सीखा जाता। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होता है, बिल्कुल सत्य कथन है। सदैव दोस्तों आप क्या करेंगे, केवल बालक को प्राथमिकता देंगे। तो बाल केंद्रित शिक्षा आपको देनी है, इसलिए यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन बिल्कुल सत्य है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित होता है, यह बिल्कुल असत्य कथन है। शिक्षक को आप बिल्कुल भी प्राथमिकता नहीं देंगे, केवल बालक को प्राथमिकता देंगे। चलिए ध्यान से समझते चलिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा और ऐसे प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है, आपको बताना है। ठीक है, तो उप प्रकरण क्या है? परिवार और मित्र, यह क्या है? या भोजन या जानवर, हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा उप प्रकरण है पर्यावरण अध्ययन का। तो आपका जो सही जवाब है दोस्तों वह जानवर है। जानवर जो है एक उप प्रकरण है। ठीक है, ये जो है परिवार मित्र के उप थीम के अंतर्गत आ जाएगा। जानवर हो गया, पौधे हो गए, खेल, आपसी संबंध, ये सब जो है उप प्रकरण होते हैं परिवार और मित्र के। ठीक है, बाकी आपका जो यहाँ पे परिवार और मित्र लिखा गया है और भोजन लिखा गया है, हम चीजें कैसे बनाते हैं, यह एक थीम है, यह एक प्रकरण है, उप प्रकरण नहीं है। ठीक है, यह पर्यावरण अध्ययन का एक प्रकरण है। तो यहाँ पे आपका क्या सत्य होगा? केवल जानवर ये जो है उप प्रकरण है। ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सत्य है, यही आपको बताना था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब ध्यान से सभी प्रश्नों को देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है, आपको यह बताना है। तो कौन सी वांछनीय गतिविधि है, आपको यह बताना है। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, या पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं आ गई, महत्वपूर्ण सूचनाएं आ गई, इसको आप तुरंत गलत कर देंगे, इसको गलत काट देंगे इसको। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों में, तो यहाँ पे संख्यात्मक चीजें आपको 6 प्रकरण, 7 प्रकरण, 8 प्रकरण, ये सब नहीं सिखाना है। केवल पाठ्यपुस्तकों पर आपको बिल्कुल आश्रित नहीं होना है। देखिए यहाँ पे सभी चीजें आपके सामने निकल के आ रही हैं। देखिए सबसे सही क्या निकल रहा है इसमें, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ठीक है, तो विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्र संबोधित करना, यह जो है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए सबसे वांछनीय गतिविधि होनी चाहिए। पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट है। तो सबको आपको इसमें ध्यान रखना है, सभी प्रश्नों को, मतलब कि प्रश्नों के सभी विकल्पों को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे जो 4 कथन दिए गए हैं ABCD, आप इन्हें पढ़िए, तब बताइए कि इनमें कौन सा महत्व है, कौन सा महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसके लिए महत्वपूर्ण है? देखिए, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है, क्या महत्व रखता है ज्ञान की रचना में? तो बच्चों का सक्रिय भाग लेना, सक्रिय भाग लेंगे, यह तो ज्ञान रचना में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह तो सही है। बच्चों के समुदाय के सदस्य, यह भी इंपॉर्टेंट होता है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। चौथा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में व्याख्या व परिभाषा, तो व्याख्या और परिभाषा को दोस्तों आप महत्व नहीं देंगे। यहाँ पे निगेटिव वर्ड आ गया है, तो इससे आप समझ जाएंगे कि कौन सा इसमें गलत है और कौन सा सही है। तो ABC तीनों ऑप्शन दोस्तों सही हैं, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे व्याख्या पर जोर दिया जा रहा है और बच्चों के सामने, छोटे बच्चों को आप व्याख्या के माध्यम से नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ऐसा आप करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, इसमें निष्क्रिय रहेंगे, निष्क्रिय श्रोता के रूप में रहेंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, उनके जो ज्ञान रचना है उसका कुछ भी विकास नहीं होगा। तो यहाँ पे ABC आपका बिल्कुल सत्य है। चलिए ABC आप यहाँ पे सत्य लगा देंगे, पहला ही ऑप्शन। चलिए
ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। कैसे आप जोड़ेंगे? वृत्तांतों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से। तो बिल्कुल आप वृत्तांतों के माध्यम से भी जोड़ेंगे प्रभावशाली तरीके से पर्यावरण अध्ययन सिखाने के लिए। कहानियों के माध्यम से भी आप जोड़ेंगे। शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, फिर से आगे व्याख्या आप गलत काट देंगे। शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या, फिर से इसे गलत काट देंगे। तो इसका मतलब आपका ए और बी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, जब आप कहानियों के माध्यम से दोस्तों बच्चों को सिखाएंगे तो कहानियों के जो पात्र होते हैं बच्चे उससे अच्छे से अपने को जोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे और अच्छे से प्रभावशाली तरीके से तब वह जो है सीखते हैं। तो ए और बी बिल्कुल सत्य है। चलिए, ए और बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सत्य है, तो दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी चीजें दोस्तों ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या होता है? प्रश्न समझिए ध्यान से कि बच्चों को जानवरों का अवलोकन करना है, दिखाना है और उनका चित्र बनाने के लिए कहना है, उसके लिए उनको प्रेरित करना है। तो इससे जो है क्या उद्देश्य निकलता है? क्या बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होगा? बिल्कुल सृजनात्मकता का उनका विकास होगा। जब वह देखेंगे, चित्र बनाएंगे स्वयं से, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास होगा। बिल्कुल विकास होगा, यह भी सत्य है। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास होगा, यह भी सत्य है। तो इसलिए आपका यहाँ पे तीनों ऑप्शन ए और बी, ए बी सी तीनों सत्य है यहाँ पे। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन आपका ए बी सी यहाँ पे सत्य होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न अब देखेंगे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि आपको यहां बताना है जो शिल्पकला है और चित्रकला है को समूह में सीखने पर अगर बल दिया जाता है तो क्यों दिया जाता है? आप बताइए। क्या कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए, या शिक्षकों के लिए एक आसान या प्रभावशाली युक्ति है? यह बिल्कुल गलत कथन है दोस्तों। यहाँ पे जो है निगेटिव चीजें निकल के आ रही हैं। प्रभावशाली युक्ति नहीं है शिक्षकों के लिए, बहुत आसान चीजें नहीं आपको यहाँ बताना है। दूसरा है, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल सत्य कथन है। सहपाठियों द्वारा बच्चे सीखते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है। तो तीसरा भी बिल्कुल सत्य है। समूह में बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया का उनके अंदर विकास होता है और इससे बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो बी और सी तो बिल्कुल सत्य है दोस्तों। और चौथा है डी ऑप्शन, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना। यह निगेटिव वर्ड निकल के आ रहा है, तो यह भी आपका गलत है। तो पहला ए और डी बिल्कुल गलत है, बी और सी बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे दोस्तों दो चीजें आपको सही बताना है, बी और सी। ठीक है, बी और सी बिल्कुल आपका यहाँ पे सत्य है। तो ऐसे ही प्रश्नों को दोस्तों ध्यान से आपको पढ़ना है, उन्हें समझना है और उसका उत्तर निकालना है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? यह बताना है। परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र या कक्षा? देखिए दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन को सीखने का जो प्रभावशाली संसाधन है, परिवार के सदस्य को भी प्रभावशाली माना जाता है और समुदाय के जो सदस्य होते हैं, समाज जो होता है, उसे भी प्रभावशाली माना जाता है। समाज से भी बच्चे पर्यावरण के बारे में जानते हैं, सीखते हैं। परिवार से भी सीखते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से भी सीखते हैं। लेकिन केवल कक्षा से यह जो है उतना प्रभावशाली नहीं है अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए। कक्षा से बाहर आप निकलेंगे, कक्षा से बाहर की चीजों को रिलेट करेंगे बच्चों से, तब वह बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों सत्य है, डी वाला असत्य है। यही आपको बताना था यहाँ पे। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सत्य है, ए बी सी, डी वाला असत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान से देखिए, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? सीखने का यहां पे बताना है, सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? क्या वैश्विक से स्थानिक, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात या ज्ञात से अज्ञात? ध्यान रखिएगा, सीखने के लिए जो है दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में प्राथमिक स्तर में ज्ञात से अज्ञात चीजों का अनुसरण किया जाता है। मतलब कि जो चीजें पता है बच्चों को, पहले उनको आप बताइए, उनको रिलेट करिए, उससे रिलेट करके जो चीजें नहीं पता है तब उसको बताइए। मतलब कि जोड़ के बताइए, अज्ञात चीजों से नहीं, उनको पहले ज्ञात चीजों से जोड़ना है, तब उसके बाद अज्ञात चीजें बताना है, ऐसा करना है। तो ज्ञात से अज्ञात, पहले जो उन्हें पता है उसको जोड़िए, उसको बताइए, उससे रिलेट करके अज्ञात चीजों को बताइए, तो बहुत अच्छे से वह सीखेंगे। ज्ञात से अज्ञात बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? पोर्टफोलियो या क्रम निर्धारण मापनी या वर्ण
वर्णन अभिलेख या वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो क्या नहीं है दोस्तों, ये वार्षिक उपलब्धि परीक्षण दोस्तों यह रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। ध्यान रखिएगा, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण क्या है, यह रचनात्मक आकलन का साधन बिल्कुल नहीं है। एनुअल टेस्ट में बच्चे ने कितनी उपलब्धि, किस विषय में कितने अंक पाए, यह उसके लिए रचना का आकलन का साधन नहीं होता है, इसलिए यही आपका गलत है। ठीक है। पोर्टफोलियो में क्या होता है दोस्तों, पोर्टफोलियो में बालक की जो उपलब्धियां होती हैं या उसकी जो कमियां होती हैं इसकी जानकारी दी जाती है या उसमें लिखी रहती है। तो यहाँ पे जो है ये चीज हो गई, और 4 ऑप्शन आपका इसमें जो है बिल्कुल गलत है। यही आपको बताना था कि कौन सा गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? बताइए। बच्चों के उत्तरों को सही या गलत उत्तर में आंकना, या कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में आज हमने क्या सीखा चर्चा करना। बिल्कुल यह तो चर्चा करनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए बच्चों के आकलन में, आपको यह बताना है। ठीक है। और तीसरा क्या है, आकलन के संकेतकों का उपयोग यह भी करना चाहिए। बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन का प्रयोग करना चाहिए, और आज हमने क्या सीखा इस पर चर्चा करनी चाहिए। 2, 3, 4 तीनों सही है, लेकिन पहला ऑप्शन देखते हैं, यह आपका गलत है। केवल आप बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकेंगे, यह जो है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में इंपॉर्टेंट नहीं है, यह महत्व तो नहीं रखता है। ठीक है। तो केवल यह उद्देश्य आपका नहीं होना चाहिए कि उनके उत्तरों को सही या गलत आप बताएं, केवल यह नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। बल्कि क्या करना चाहिए, उनके उत्तरों को ऐसे नहीं आंकना चाहिए। उनके उत्तरों के लिए जो है उनकी जो त्रुटियां हैं या उनकी जो कमियां हैं उनको स्वयं आप उनकी पहचान करिए, और उन्हें क्या करिए, उपचारात्मक माध्यम के जरिए, मतलब कि उपचारात्मक शिक्षण के जरिए आप जो है उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास करिए। तो यहां सही या गलत आंकना यह बिल्कुल असत्य है। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। ध्यान से देखिए। कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। तो ये बच्चों के इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है। तो ऐसा करने से बच्चे को देखिए वहां वास्तविक अनुभव प्रदान करवाया जा रहा है शिक्षक के माध्यम से। ठीक है। तो इसमें क्या निकलता है शिक्षक के लिए, क्या बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करता है? क्या यह सत्य है? यहां सबसे सही जो है दोस्तों केवल वही आपको बताना है। तो सबसे सही क्या है, इसको आप देखिए। यहाँ पे बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करता है, या फिर बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करता है, या बच्चे को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करता है। तो घर से करने को प्रेरित यह तो असत्य है। यहाँ पे सबसे सही जो है दोस्तों वह तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा करना और उस पर चर्चा करने को यह प्रेरित करता है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका सत्य है। चारों विकल्प दोस्तों जब आप पढ़ेंगे ध्यान से तो अपने आप सही आंसर आपके सामने आ जाएगा। नेगेटिव वर्डों को जो है आपको पहचान लेना है, उसे हटा देना है, और पॉजिटिव चीजों को आपको ले लेना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पे 15 प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपको सीटेट एग्जाम में देखने को मिलेगा, और ऐसे ही आप प्रश्नों को सॉल्व करना है। आपको सभी विकल्पों को पढ़ना है और उसमें से सबसे पॉजिटिव चीजें जो है केवल वही निकालना है, और छात्र को आपको केंद्र में रखकर बताना है आंसर को। ठीक है। प्राथमिकता आपको किसे देनी है, केवल छात्र को प्राथमिकता देनी है। यहाँ पे ना तो आप विद्यालय को प्राथमिकता देंगे और ना ही शिक्षक को प्राथमिकता देंगे, ना ही समाज को, आप केवल और केवल छात्र को प्राथमिकता देंगे। तो इस तरह से दोस्तों आज का वीडियो यहां तक कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।